क्लास 11th में हमारा चैप्टर 7 चल रहा था। कंपनी का निर्माण हम पढ़ रहे थे उसमें, और हमने जाना था कंपनियों के बारे में। हम पहले ही जान चुके थे कंपनी क्या होता है। बिजनेस का एक स्वरूप है कंपनी, जिसके अंदर आपको हमने सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनियों के बारे में बताया था। हम अब आज आपको डिस्कशन कर रहे थे लास्ट हमारे लेक्चर में कि कंपनी का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, उसकी संरचना कैसे की जाती है, और साथ ही साथ हमने बताया था कि कंपनी पे प्रवर्तक होते हैं, वह कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। और साथ ही साथ लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कशन किया था कि एक प्रवर्तक क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, तो प्रवर्तक जो कार्य करता है वह कंपनी के पंजीयन के लिए करता है, और कंपनी के पंजीयन को कराने के लिए कानूनन कंपनी रजिस्ट्रार के पास में हमें कुछ दस्तावेज यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स, कागज़ जो होते हैं, प्रलेख जिसको हम बोलते हैं कॉमर्स की भाषा में, हम उसको जमा कराते हैं। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास कौन कौन से आवश्यक प्रलेख जमा कराए जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है अपना संस्थापन प्रलेख। संस्थापन प्रलेख क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। संस्थापन प्रलेख कंपनी का सबसे प्रमुख प्रलेख यानी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रलेख होता है, जिसके अंदर इसके उद्देश्यों को परिभाषित किया हुआ होता है। यानी कंपनी को बनाने का क्या उद्देश्य है, कंपनी उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य करेगी, किस सीमाओं में रहकर करेगी, उसका पूर्ण विवरण इस प्रलेख में होता है। ठीक है, और कोई भी कंपनी का निर्माण जब हो जाता है तो वह कंपनी संस्था उस प्रलेख में वर्णित उद्देश्य और सीमाओं से परे जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 के अनुसार संस्थापन प्रलेख का अभिप्राय एक कंपनी के ऐसे स्थापन प्रलेख से होता है जो इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाया गया हो अथवा समय समय पर उसे संशोधित किया गया हो। संस्थापन प्रलेख जो हमारा होता है, इसके अंदर क्या क्या धाराएं लगी हुई होती है, उसमें क्या क्या वर्णित होता है, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला होता है उसके अंदर जो वर्णित होता है नामखंड। नामखंड अर्थात इस धारा के अंदर, या कह लीजिए कि इस स्तंभ के अंदर कंपनी का जो नाम, जो कि अपनी कंपनी रजिस्ट्रार से अनुमोदित कराया हुआ होता है, वो नाम लिखा जाता है। ठीक है, सेकेंडली जो आप करते हैं वो होता है इसका पंजीकृत कार्यालय खंड। इस धारा में यानी इस जगह पर उस राज्य का जिसके अंदर आपका कंपनी का नाम प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय स्थापित है, उस राज्य का नाम इसमें लिखा जाता है, और कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जो होता है उसका निश्चित पता यहाँ पर लिखना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कंपनी के सम्मेलन के 30 दिन के भीतर इसे कंपनी रजिस्ट्रार को आपको सूचित कर बताना होता है कि उसका परमानेंट पोस्टल एड्रेस क्या है। ठीक है, तीसरा होता है उद्देश्य खंड। उद्देश्य खंड संस्थापन प्रलेख की सबसे महत्वपूर्ण लिखी जाने वाली बात है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए कंपनी आप स्थापित करते हैं उसको यहाँ पर पूरी तरीके से उद्देश्य वाक्य में आप परिभाषित करते हैं, और उस उद्देश्य वाक्य में जो लिखा हुआ है उससे हटकर आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। अब उद्देश्य की जो धाराएं हैं उसकी 2 उपधाराएं भी हैं। वो क्या है? पहला होता है मुख्य उद्देश्य, कि आप इस उपखंड के अंदर मुख्य उद्देश्य को सूचीबद्ध करते हैं जिनको लेकर कंपनी की स्थापना की गई है। ध्यान दें, कोई भी कार्य जो कंपनी के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अथवा सहयोगिक है, न्याययुक्त माना जाएगा, भले ही उपखंड में स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या करी गई हो अथवा नहीं। अब होता है मुख्य उद्देश्य के बाद एक दूसरा, जिसको हम सहायक उद्देश्य या अन्य उद्देश्य कह सकते हैं। जिन उद्देश्यों को प्रमुख रूप से, जिन उद्देश्यों को जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता, उन्हें उस उपखंड में रखा जाता है। वैसे कंपनी यदि चाहती है कि वह उपखंड में सम्मिलित व्यवसायों को करे या उसे विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा, और साधारण प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से उसमें अनुमोदन भी कराना होता है। फिर नेक्स्ट जो 4th पॉइंट आता है हमारा दायित्व खंड। दायित्व खंड में सदस्यों की देयता को
उनके स्वामित्व के अंशों पर अदत्त राशि तक सीमित करती है। एग्जाम्पल बताते हैं कहाँ तक, कहते हैं ना खरीदे गए अंशों की राशि तक किस प्रकार से सीमित करते हैं। एक एग्जाम्पल आपके यहाँ दिया गया है कि मान लीजिए एक अंशधारक के पास 1000 शेयर 10 रुपये प्रति शेयर से उसने परचेज की है और 6 रुपये प्रति शेयर से उस पर उसने भुगतान कर दिया है। ऐसे में उस अंशधारक से आप देनदारी के रूप में 4 रुपये ही और मांग सकते हैं। उसका 4 रुपये का दायित्व प्रति अंश का होता है, अर्थात खराब से खराब स्थिति में उससे आप 4 रुपये प्रति अंश से ज़्यादा पैसा नहीं मांग सकते। उसका दायित्व उसके खरीदे गए अंशों की राशि तक ही सीमित होता है। ठीक है, नेक्स्ट 5वां पॉइंट जो आता है वो होता है पूंजीगण। इस धारा में उस अधिकतम पूंजी का वर्णन किया जाता है जिसे अंशों के निगमन द्वारा जुटाने के लिए कंपनी अधिकृत है, यानी उतना पैसा उससे प्राप्त कर सकती है। प्रस्तावित कंपनी की अधिकृत पूंजी को एक निर्धारित अंकित मूल्य में कितने अंशों में विभक्त किया गया है का इस धारा में, यानी इस जगह पूरा तरह से वर्णन करता है कितने अंश होंगे, कितने रुपए के होंगे और उसका वर्णन, उसको कैसे मांगा जाएगा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा जाएगा, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी या एक साथ मांगा जाएगा, जो भी आपके पूंजी को प्राप्त करने का तरीका है वो सारा इसमें वर्णन होता है। एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण के लिए माना कि कंपनी की अधिकृत पूंजी 25 लाख रुपए है जो कि 10-10 रुपए के 25 लाख अंशों में बटी हुई, यहाँ पर शायद गलत लिखा है, अधिकृत पूंजी 25 लाख रुपए होगी, 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 2,50,000 शेयर ही तो होंगे, 25,000 शेयर ही होंगे, तो 25,000 शेयरों में बटी हुई है। इस कंपनी की इस धारा में वर्णित राशि से अधिक की पूंजी का वह अंशों का निगमन कभी भी नहीं कर सकती है। स्थापन प्रलेख पर हस्ताक्षरकर्ता कंपनी के निर्माण की इच्छा को दर्शाते हैं एवं योग्यता अंश जो उनके नाम के सामने दर्शाए गए हैं उसे क्रय करना पड़ता है। ठीक है, तो उस क्रय करने की जो सहमति उसने जताई वो दर्शाई भी होती है। एक कंपनी के स्थापन प्रलेख अनुसूची 1 की सारणी में A, B, C, D और E में विशिष्टीकृत किए गए प्रारूप के होने चाहिए जो कंपनियों के अनुरूप हो। संघ की सीमा नियमों पर सार्वजनिक कंपनी होने पर कम से कम 7 और अगर आपकी निजी कंपनी है तो 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी जरूर से होने चाहिए। यानी जो आप दस्तावेज पेश कर रहे हैं तो उसमें कंडीशन होती है कि आप अपने जो सीमा नियम बना रहे हैं, इसको हम पार्षद सीमा नियम भी बोलते हैं बेटा, किसी कंपनी की सीमाओं को तय करने के लिए बनाए गए नियम। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम 7 और निजी कंपनी है तो कम से कम 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर जरूर से होने चाहिए। तो आज हमने पढ़ा कि जमा करने वाले प्रलेखों में स्थानापन्न प्रलेख क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें वर्णित होती है उसे पूरी तरह से हमने समझा है। अब हम कंपनी के अंतर नियमों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो हम अपने कल लेक्चर में करेंगे। तो आज आप बनाएं बच्चों सब कि जमा किया जाने वाले संस्थापन प्रलेख यानी पार्षद सीमा नियम भी बोलते हैं बेटा, इनमें किन किन बातों का, किन किन धाराओं का उल्लेख होता है जिसमें आपको